देख रहे हो आप सब माँ को कैसे दीदी भाई के सर पे अपना हाथ फेर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ही अंदर कलेजा चल रहा है माँ का अपनी बेटी के लिए। इसीलिए तो वो माँ है। अपने बच्चे के लिए कलेजा नहीं जलेगा तो भला किसके लिए जलेगा? बस दिखाती नहीं है। इस घर की जो हालत है अभी, माँ का अपनी बेटी के लिए प्यार दिखाना भी मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ उसे प्यार नहीं करती, उसको चाहती नहीं है। माँ ने अब तक इस दर्द को छुपा कर रखा था। शायद अब माँ को थोड़ा चैन मिलेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं बौर दीदी। और अगर माँ खुश रहेंगी ना तो हम सब भी खुश रहेंगे। लेकिन मेरी सासू और पतिदेव को देखा है, वो ये बात कभी नहीं समझेंगे। एक तो इस घर में रहते हैं, इस परिवार के सोना तोले जी रहे हैं, और फिर भी देखो आज तक कैसे कबूतरों की तरह लड़ते रहते हैं जब देखो। अच्छा दीदी सुनिए ना, ये कल हम ना माँ से मूर्ति बनाने की बात करेंगे। हाँ मैं अब तक भूली नहीं हूँ हमारा मूर्ति प्रोजेक्ट। अरे अभी इतनी सारी बातें मत करो, अगर सुन लिया ना तो पकड़े जाएंगे हम। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो बस आप लोग की याद दिला रही थी। अब बिल्कुल चुप। कितना कुछ सहना पड़ा है तुझे, और मैं भी इतनी कठोर हूं कि तेरे दुख में शामिल तक नहीं हो सकती। लेकिन इस रास्ते पर कांटे तो तूने ही बिछाए थे, इसलिए अब सबके सामने मैं प्यार भी नहीं जता सकती। नहीं तो इस घर में तुझे रख नहीं पाऊंगी। सिर्फ मैं जिंदगी भर अपनी बहुओं की कर्जदार रहूंगी। माँ दुर्गा ने बहुओं के रूप में 4-4 बेटियां दी हैं मुझे, जो मेरे दिल का हर दर्द दूर करती हैं, हर मुसीबत का सामना करती हैं। मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती हैं। उन्होंने आज सिर्फ मेरा दिल ही नहीं जीता है, बल्कि मेरे दिल में जगह बनाई है उन्होंने। मैंने तुझे खाना खाने से मना किया, इसलिए तूने आज खाना नहीं खाया है, पता है मुझे। लेकिन देखना, कल मेरी बहू है तुझे खाना खिलाकर ही दम लेंगी। माँ ये मेरा तकिया क्यों लेकर आई है? यहाँ आते ही हक जमाना शुरू कर दिया तूने? नहीं माँ, मैं नहीं जानती थी, सच में नहीं जानती थी। मुझे यहाँ सोने के लिए कहा गया तो मैं यहाँ सोने आ गई। मैं आपका तकिया नहीं लाई हूँ। वैसे भी तुझ पर दया दिखाने वालों की कमी नहीं है इस घर में। उपाड़ उपाड़ कर ख्याल रखेंगे तेरा। पैसे तो लगते नहीं है इस चीज के, तो और ज्यादा करके दिखाएंगे। मेरा तकिया देकर तुम्हारा ख्याल रखा जा रहा है, और अपनी सासू माँ की नींद का कोई ख्याल नहीं। माँ तो यहाँ क्यों आई है इस वक्त? नींद नहीं आ रही है क्या? माँ, दीदी भाई को ऐसे इस कमरे में अकेला छोड़कर नींद कैसे आ सकती है भला? मैं यहाँ सोने ही आई हूँ। मैंने दीदी भाई से कह दिया था कि वो सो जाए, मुझे रसोई में थोड़ा काम है, मैं काम निपटा के आ जाऊंगी। अभी काम खत्म हुआ तो मैं आ गई। वैसे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ चाहिए था आपको? इसे मेरा तकिया क्यों दिया तुमने? तकिया? नहीं माँ, ये आपका तकिया नहीं है। आपके कमरे से नहीं लेकर आई हूँ, ये हमारा तकिया है। ये मैं मेरे कमरे से लेकर आई हूँ। आपका तकिया आपके कमरे में ही है माँ। मेरे कमरे में तकिया है, लेकिन जो तकिया है वो बहुत सख्त है, और ये वाला तकिया जो है वो नरम है। और जब मैंने कह दिया कि ये तकिया मेरा है तो बहस करने वाली क्या बात है? नहीं माँ, अगर आप चाहती हैं तो आप ये तकिया लेकर जा सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आइंदा मेरे कमरे का कोई भी सामान इस कमरे में नहीं आएगा। मैं आपका कोई सामान लेकर नहीं आई हूँ। मैं किसी की कोई भी चीज लेना नहीं चाहती। आना, मैं जमीन पर नीचे सो जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी इस वक्त
बिस्तर पर सोने की रिवाज भी नहीं है। ऐसे हालात में बिस्तर पर सोने का ख्याल आया कहाँ से तुझे? पति गुजर गया फिर भी महारानी की तरह बिस्तर पर पड़ी है। अब तुम्हारी स्थिति महारानी की नहीं, भिखारी जैसी हो गई है। माँ, जिन बातों को कहकर आपका भी दिल दुखता है, आप वैसी बातें क्यों करती है माँ? क्या? कुछ नहीं। हाँ ना, क्यों तुमने मुझे बिस्तर पर सोने के लिए जबरदस्ती की? मैं तो नीचे सोना चाहती थी ना। मैंने कहा भी था तुमसे, तुम सब मुझ पे जबरदस्ती मत करो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। दीदी भाई, मैं बिस्तर पर सोऊंगी और आप जमीन पर सोएंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। और माँ चाहे आपसे कुछ भी कहे, आप एक मिनट के लिए भी ये मत सोचिएगा कि अभी आपकी हालत भिखारी जैसी है। आप देखिएगा, एक दिन आपको खुद को पता चल जाएगा कि आप कितनी धनी हैं। हाँ, जानती हूँ कि आपके पति अभी जिंदा नहीं, लेकिन एक बात बताइए दीदी भाई, जब वो थे तब क्या आप खुश थी उनके साथ? क्योंकि मैंने तो सुना कि वो आपको बहुत सताते थे। शुरू शुरू में प्यार था, जिसकी वजह से आप ये घर छोड़कर उनके पास चली गई थी। लेकिन क्या शादी के बाद भी वो प्यार जिंदा था? अगर वो प्यार जिंदा होता ना, तो वो आपको इतना नहीं सताते। लेकिन उन सबको खोने के बावजूद भी दीदी, मैं एक बात जरूर कहूंगी कि आप अब भी बहुत धनी हैं। आपको भले ये बात का अंदाजा ना हो अभी, लेकिन एक दिन आपको जरूर पता चलेगा। तेरी ये भाषणबाजी बंद करेगी, दुनिया चुप हो जाएगी, लेकिन इसका मुंह नहीं चुप होगा कभी। मुझे पता है माँ, मेरी बातें कड़वी हैं, लेकिन एक बात तो आप भी अच्छे से जानती है ना, कि मैं जो बोलती हूँ वो सच होता है, और मैं अभी भी केवल सच का ही साथ दे रही हूँ। बस बस, बड़ी आई सत्यवादी युधिष्ठिर की सत्यवादी छोटी बहन। और सुन, तू यहाँ मेरे मर्जी के खिलाफ रह रही है। अभी तो मुसीबत में है तो यहाँ रह सकती है, लेकिन याद रख, तुझे ससुराल अपने वापस जाना होगा। तू इस घर की बेटी होने का बर्ताव मत कर। भले किसी दिन तू इस घर की बेटी रही होगी, लेकिन अब नहीं है। तुमने वो दर्जा खो दिया है। अब तुम हम सब के लिए मर चुकी हो। अपने पति के श्राद्ध का कार्य होने के बाद तू अपने ससुराल चली जाना। खूंटा गाड़ के बैठ मत जाना यहाँ पर। और जब तक तू इस घर में रहेगी, इस घर के रीति रिवाजों के हिसाब से तुझे चलना पड़ेगा। माँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? अब तो शायद मेरे ससुराल वाले भी मुझे उस घर में घुसने नहीं देंगे। दीदी भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपके पास रहने की जगह की कोई कमी नहीं होगी। कहाँ रहेगी ये? माँ, जब आप इनको अपने घर में रखना ही नहीं चाहती हैं, तो फिर आप ये जानकर क्या करेंगी कि ये कहाँ जाएंगी? खैर, ये छोटू मामा के यहाँ जाएंगी। मेरा मतलब है कि छोटू मामा हमारे मोहल्ले में आके रहने वाले हैं ना, तो दीदी भाई उनके साथ ही जाके उनकी देखभाल करेंगे, उनके साथ रहेंगी भी। अच्छा, तो अब ये किसी अनजान की गृहस्थी संभालेगी, किसी अनजान की देखभाल करेगी, लोगों के घर के आया बनकर जिंदगी बिताएगी। वाह, ये हुई ना हमारे खानदान की बेटी। आपको याद है माँ, आप ही कहती थी ना कि छोटू मामा का जो भी देखभाल करेगा वो बहुत भाग्यवान होगा। और आप भी कहती थी कि आप कोई कम किस्मत वाली नहीं है, कि छोटू मामा जैसे इंसान आपकी जिंदगी में आपके दोस्त है। आप ही कहती है ना माँ कि छोटू मामा एकदम हिमालय पर्वत की तरह है। उनकी संगति में रहकर आप खुद को बहुत भाग्यवान मानती है, तो आपकी बेटी भी भाग्यवान ही हुई ना, उनकी संगति में रह के। दीदी भाई की किस्मत अच्छी है, जो इतने गुणी आदमी का हाथ इनके सर पर रहेगा। मेरे लिए किसी को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर माँ चाहती है तो मैं किसी भी तरह अपने ससुराल में लौट जाऊंगी। आप अपने ससुराल तो जब चाहे तब जा सकती है, इसमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर जरूरत पड़ी ना, तो हम पुलिस से भी मदद लेंगे।
तू मेरे घर की बहू है या गुंडा? माँ आप दोनों ही समझ लीजिए। अच्छा खैर ये सब छोड़िए, माँ आपको याद है हमने एक प्लान किया था? माँ अब हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। हमें ना माँ कल से मूर्तियां बनाना शुरू करना पड़ेगा। आप मूर्तियां बनाएंगी और हम लोग सप्लाई करेंगे, तभी थोड़े पैसे भी आ पाएंगे माँ। और फिर माँ आपको भी ऐसे इस घर में डर डर के जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही अपनी बेटी के लिए क्यों सबके सामने मुखौटा पहनकर घूमना पड़ेगा। ये क्या कहा तूने? वही जो आपने सुना माँ। अब अगर दोबारा कहूंगी तो शायद कोई और ना समझ जाए, इसलिए क्या जरूरत है, आप समझ गई ना, बस इतना ही काफी है। और अगर नहीं समझी तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। पर ये तो तय है कि माँ आप कल से मूर्तियां बनाएंगी। हाँ ये लीजिए माँ, ये तकिया। क्या मैं रख दूं तकिया? कोई जरूरत नहीं है। माँ माँ आप ये तकिया लेने आई थी और इसे लिए बिना ही ऐसे जा रही है? कहा ना नहीं चाहिए तकिया। ये क्या माँ, इस तकिए के चलते आप इतनी रात को अपनी बेटी के कमरे में आके इतनी सारी बातें सुनाई, और अब आप कह रही हैं कि आपको तकिया ही नहीं चाहिए? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, मैं ये तकिया ना आपके कमरे में रख देती हूँ। रुकिए दीदी भाई, मैं आती हूँ, आप सो जाइए, मैं ये तकिया रख के माँ के कमरे से फिर आती हूँ।